हाँ भाई 12th सब बढ़िया। तो देख लो भाई, अब तुम लोग का एक ही पेपर रह गया हिंदी का। ठीक है, हिंदी का पेपर करो और फिर हिंदी के पेपर के बाद तुम लोग का एक नया चैप्टर आने वाला है, नया पेपर आने वाला है। उस पेपर का क्या नाम है भाई? पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है भाई, पॉलिटिकल साइंस को लेके तुम लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, डर रहे हो। बट डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं तुम लोग को पॉलिटिकल साइंस करवा के दूंगा पूरी की पूरी। जितना करवाऊंगा उतना देखना है, जिस तरीके से करवाऊंगा उस तरीके से देखना है। और तुम लोग के पॉलिटिकल साइंस के 80 में से 76 नंबर कहां से आएंगे? मेरे पेपर से आएंगे, जो मैं तुमको बताने वाला हूं। डरना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी होली वोली खेलो, अपना तुम लोग जो भी तुम्हारा हिंदी विंदी पढ़नी है वो पढ़ो, और क्या करो ये पढ़ो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप आज हम लोग एक चैप्टर के नाम से, जिस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, कि इंडिया के अपने आसपास के देशों के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं। अब इस चैप्टर से मैं क्यों शुरू कर रहा हूं वो भी तुमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? 6 नंबर की है। अब 6 नंबर का कोई चैप्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट तो होगा। समझते हैं सबसे पहले कि भाई फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विदेश नीति क्या होती है। तो देखो, ये एक ऐसी नीति होती है जिससे किसी भी दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में किस तरीके के रिश्ते होने वाले हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिससे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के जो रिलेशनशिप होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो इसको हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो 1 नंबर का सवाल आएगा, मैं वो भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, तो तुमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो इंडिया का जो पहला फॉरेन मिनिस्टर था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो थे हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले क्या कहते हैं हम लोग फॉरेन मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने 3 बातें बोली थी कि हमको ये करनी ही करनी है। वो क्या थी वो समझते हैं। सबसे पहले ये तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कौन सी 3 बातें थी अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो वो 3 बातें क्या थी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखनी है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया कि जो आजाद भारत हमको मिला है वो आजाद भारत एज इट इज ही होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये चीज थी, ये चीज अभी तक कायम चल रही है बढ़िया तरीके से। दूसरी क्या थी कि मेंटेन करके रखेंगे सॉवर्जिनिटी को। सॉवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है कि किसी देश में एक सरकार होती है तो उस देश की सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा ना आए, ना बाहर से खतरा आए ना अंदर से खतरा आए। मतलब युद्ध वुद्ध हम नहीं करने वाले, हम एक शांत देश अपने आप को बना के रखेंगे। तो ये वाला मामला भी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पूरा करा था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उनका ग्रोथ रैपिडली, कि हमको हमारे देश का विकास करना है बहुत तेजी से। तो देखो, विकास को लेके ना हमारा इंडिया ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, शुरुआत में ठीक ठाक विकास हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर होने लगा। तो विकास वाले मामले में इंडिया कहाँ है? 60-40 पे है। ठीक है, 60% हो गया, 40% नहीं हुआ। चलो भाई, ये हमने समझ लिया कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की क्या 3 बातें थी। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब आए थे ना, तो उन्होंने क्या करा था, एक पॉलिसी लेके आए थे, जिस पॉलिसी का नाम था नाम। अब नाम को क्या कहते हैं? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या थी ये मैं तुमको समझाऊंगा। उससे पहले समझो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किन 5 देशों ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, इंडिया थी, यूगोस्लाविया थी, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन था, इजिप्ट था और इंडोनेशिया था। ठीक है, ये 5 देश थे। इन 5 देशों ने हमारी मिलके क्या बनाई है? नाम बनाया। अब नाम में देखो क्या था, तुम लोगों ने देखा था कि हमारा जो देश था, हमारा पूरी दुनिया जो थी वो 2 हिस्सों में बट गई थी, एक यूएस और एक यूएसएसआर में बट गई थी। ठीक है, अब इंडिया को क्या था कि भाई एक बार ना हमारे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है, इंग्लैंड के लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। तो हमको अगर डेवलप होना है तो हमको या तो इसकी मदद लेनी पड़ेगी या तो इसकी मदद लेनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात थी। बट इंडिया डर रहा था, अगर वो यूएस की मदद लेता तो क्या पता यूएस वाले इंडिया के ऊपर वापस से कब्जा कर लेते, और अगर यूएसएसआर की मदद लेता तो क्या पता इंडिया के ऊपर यूएसएसआर कब्जा कर लेता। जिस वजह से इंडिया वालों ने नाम का इस्तेमाल करा, और ना वो यूएस से मिले ना वो यूएसएसआर से मिले। और ये जितने भी 5 देश मैंने तुमको बताया, इन 5 देशों ने आपस में दोस्ती करी और खुद एक दूसरे की मदद करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो जितना मैंने पीछे तुमको बताया ये देखो। फिर इसके बाद मैं तुमको अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, तिब्बत वाला, वो कर लो, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। तो भाई देखो, अब हम ना हमारे पहले टॉपिक के ऊपर बढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक तुम लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले इंडिया के सबसे प्यारे पड़ोसी के बारे में, चाइना। तो देखो, बात कुछ ऐसी है, इंडिया और चाइना लगभग आसपास ही क्या हुए हैं, आजाद हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में ना बहुत शुरुआत से ही क्या था, कंपटीशन चल रहा था
बट हमने देखा क्योंकि नाम आया हुआ था, NAM आया हुआ था, तो उसकी वजह से ना ये दोनों शुरुआत में एक दूसरे का बहुत ज्यादा कॉर्पोरेशन कर रहे थे, एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे थे। अब क्या वो कॉर्पोरेशन की चीजें थी वो हम सबसे पहले समझते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में जो साइन करा गया वो है, उस एग्रीमेंट का नाम है पंचशील एग्रीमेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब देखो ये 5 जो चीजें थी जिनके ऊपर इंडिया के लोगों ने साइन करा और चाइना के लोगों ने साइन करा, वो क्या था वो हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, ये साइन करा कब करा गया है, 1954 में साइन करा गया है। इंडिया ने साइन करा और साथ ही साथ चाइना ने साइन करा है। अब इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहला जो टॉपिक था वो क्या था कि ये दोनों एक दूसरे की इंटीग्रिटी, मतलब देश के ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे एक दूसरे के, और सॉर्जिनिटी, मतलब वो देश के अंदर जो भी सरकार चल रही है उस सरकार के ऊपर भी कोई भी कदम या कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। पहला बात ये बोला इन दोनों ने। दूसरा क्या बोला कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्से का मतलब क्या हो गया कि लड़ाई वड़ाई करने की बात नहीं है, हम दोनों आपस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सारी चीजों को प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरा देखो क्या बताया गया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं जो तुमको तिब्बत वाला पॉइंट बताऊंगा ना वो तुम लोग का यहां से आएगा, थर्ड वाले पॉइंट से। तो देखो बात क्या थी, पंचशील के अंदर ये बोला गया कि इंडिया वाले अपने देश के अंदर कुछ भी करे, चाइना उसके अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, और सेम चीज चाइना वाले अपने देश में कुछ भी करे, इंडिया वाले को उससे कोई भी मतलब नहीं है। चौथा देखो क्या बताया गया कि अगर इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं या मिलके किसी तीसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट दोनों इक्वली क्या करेंगे, बांटने वाले हैं। ये था हम लोग का फोर्थ पॉइंट कि इक्वल और म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों को। और पांचवा क्या था, पीसफुली आपस में क्या करने वाले, कोएग्जिस्ट करने वाले, रहने वाले हैं, एक दूसरे से कोई लड़ाई नहीं, अगर कोई लड़ाई होती है तो उसको क्या करेंगे, प्यार से बातचीत करेंगे। तो ये पहले 5 पॉइंट लिखो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तिब्बत की वजह से क्या दिक्कत आई है। चलो जल्दी से लिखो इसको। हाँ भाई 12 पानी वानी पी लिया तुम लोगों ने, नहीं पिया तो पी लो, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो अभी मैं तुमको करवाने वाला हूँ ये जरूरी है। अब ये वाला जैसे ही हम लोग टॉपिक कर लेंगे तुम लोग का इंडिया और चाइना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और इंडिया और चाइना से जुड़ी हुई कोई सी भी चीज तुमसे पूछ ले वो 110% तुम लोग फोड़ के आने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग किससे पढ़ाई कर रहे हो, अर्पण भैया से पढ़ाई कर रहे हो। आ जाते हैं सबसे पहले समझते, देखो अभी हमने इससे पहले पंचशील के बारे में सुना जो बता रहा था कि इंडिया और चाइना तो यार बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट ऐसा तो नहीं है। क्या हुआ, चाइना ने इंडिया के पीठ में छुरा घोंप दिया, या तुम कह सकते हो कि इंडिया ने भी चाइना के पीठ में छुरा घोंपा है। तो है क्या, समझते हैं सबसे पहले। देखो बात क्या थी, इंडिया और चाइना के बीच में जो दिक्कत आई है ना वो आई है भाई एक छोटे से एरिया को लेके, जिस एरिया का नाम है तिब्बत। अब पहले पॉइंट में तुमको क्या बताया गया है कि तिब्बत जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में लोकेट करता है। चाइना वाले जब से आजाद हुए हैं तब से चाइना वाले बोल रहे हैं कि जो तिब्बत है वो किसका है, हमारा है। एक सवाल कमेंट सेक्शन में जाओ अभी के अभी और राइट करो, नोट करो, लिखो वहां पे क्या कि इंडिया कब आजाद हुआ है और चाइना कब आजाद हुआ है। तो चाइना वाले जैसे ही आजाद हुए ना उन्होंने बोला कि ये जो तिब्बत है ये तिब्बत किसका है, चाइना का है। इंडिया वाले ऐसा बोलने को तैयार नहीं थे। इंडिया वाले क्या कह रहे थे कि तिब्बत किसी का हिस्सा हो या ना हो, चाइना का तो नहीं है। बट क्या हुआ, फिर हुआ भाई 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन, और ये पंचशील एग्रीमेंट जैसे ही साइन हुआ इंडिया वालों ने अपनी चाल ढाल बदल ली। इंडिया वाले कहने लगे कि चलो भाई चाइना तुम सही कह रहे हो, तिब्बत किसका हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है, मैं तिब्बत को तुम्हारा हिस्सा मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अब भाई वो कंडीशन क्या है, चाइना वालों ने मतलब इंडिया वालों ने चाइना को बोला कि कंडीशन क्या रहेगी कि तुम तिब्बत वालों को ऑटोनोमी दोगे। ऑटोनोमी का मतलब क्या हो गया कि तुम तिब्बत वालों को कुछ पावर्स दोगे, जिन पावर्स का इस्तेमाल करके तिब्बत वाले अपने आप को सही तरीके से चला सकेंगे। बट चाइना वालों ने तिब्बत वालों को यह पावर नहीं दी। अब क्या हुआ, तिब्बत के जो लोग थे वो चाइना की गवर्नमेंट से क्या हो गए भाई, नाराज हो गए, जिस वजह से चाइना को अपनी आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ा, तिब्बत के लोगों के ऊपर हमला हुआ। अब वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर थे, बहुत बड़े गुरु हैं ये हमारे, जिनका नाम है दलाई लामा। बहुत सारे लोगों को दलाई लामा के बारे में पता होगा। अब ये दलाई लामा 1959 में तिब्बत को छोड़ के कहां आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। अगर तुमको इससे पहले वाला टॉपिक याद होगा तो पंचशील में एक पॉइंट था क्या कि चाइना वाले अपने देश में कुछ भी करे इंडिया वाले उसके देश में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन दलाई लामा चाइना छोड़ के, तिब्बत छोड़ के कहां आ गया, इंडिया आ गया। अब चाइना वाले बोले इंडिया को कि चलो भाई दलाई लामा को भेजो वापस चाइना या तिब्बत।
अब इंडिया वाले क्या करे, मना कर दे कि हम ना भेज रहे, मेरे से नहीं हो रहा ये वाला काम। चाइना को आ गया गुस्सा, अब चाइना और इंडिया के बीच में वहां से स्पार्क होना चालू हो गया, लड़ाई होनी चालू हो गई, जिसको तुम लोग बुक में देखोगे। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है स्काई चिन, उसको लेके लड़ाई हुई। उसके बाद प्रॉपर फुल फ्लेज लड़ाई कब हुई है, 1962 में। चाइना ने एक सुबह उठे वो लोग और उनको याद आया भाई इंडिया के ऊपर हमला करना है, चलो हमला करते हैं। उन्होंने 1962 में इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। इंडिया बेचारे ये मान के बैठे कि मेरी तो चाइना के साथ दोस्ती है, उनको पता ही नहीं, उन्होंने इंडिया वालों को धप्पा कर दिया कि भागो 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 भागो। अब इंडिया वाले क्या कर गए भाई, इस वजह से इंडिया उस लड़ाई में क्या हो गया, हार गया। अब इंडिया जैसे ही हारा तो उस समय इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर था, जो ये मार धाड़ की चीजें देखता था, वीके कृष्णा मेनन, उसका पूरा नाम क्या है, वीके कृष्णा मेनन, उस व्यक्ति ने डिफेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट को क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो पार्टी भी दो हिस्सों में टूट गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर बने, जिन्होंने चाइना के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी, उनकी इमेज पूरी क्या हो गई, खराब हो गई, क्योंकि वो चाइना को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। बट चाइना वालों ने कटप्पा बन के बाहुबली की पीठ में क्या दे दिया, छुरा दे दिया। चलो इतना नोट डाउन करो और इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना है, पहले इतना खत्म करो। चलो तो भाई 12th, अब देखो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के सबसे प्यारा जो रिश्तेदार है ना, वो तुमको पता ही है कौन है भाई, हमारे पाकिस्तान जी। तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ताना चलता आ रहा है। अब ये मत सोचना कि अच्छा वाला दोस्ताना, वो दोस्ताना बढ़िया वाला है, लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है। और एक दूसरे के बिना ये रह भी नहीं सकते, और एक दूसरे से लड़ाई करे बिना ये छोड़ भी नहीं सकते। बहुत बार लड़ाई हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और सारी लड़ाइयों में सिर्फ और सिर्फ एक ही विजेता है हमारा, कौन सा वाला, इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान को फिर भी शर्म नहीं आ रही है, वो फिर भी लड़ाई करने को पागल हो रहा है। समझते हैं जरा पूरी साइकिल किस तरीके से हुई है। तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं कब, 1947 में, और पहली लड़ाई ही कब मानी गई है, 1947 की लड़ाई मानी गई है, ठीक है। जो कि किसकी वजह से हुई है, आजादी की वजह से हुई है, और माना जाता है इसमें इंडिया जीत गई थी। बाकी ये कोई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर लड़ाई नहीं हुई थी। अगली जो लड़ाई है वो तुम्हारी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो कि कब, मतलब यही 1947 वाली। पहले एक बात और समझ लो, यहाँ पे देखो 1947 में जो लड़ाई हुई थी ना आजादी के बाद, वो सबसे पहले हुई थी कश्मीर को लेके, बंटवारे को लेके तो हुई थी, वो तो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर लड़ाई हुई थी वो हुई थी कश्मीर को लेके। और कश्मीर वाली लड़ाई हमारी इंडिया जीत जाती है, बट थोड़ा हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के पास है, किसका, कश्मीर का, जिस हिस्से को क्या बोला जाता है, पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के पास भी कुछ हिस्सा है कश्मीर का, बट ज्यादातर हिस्सा किसके पास है, इंडिया के पास है। इसका मतलब ये लड़ाई कौन जीती है, हमारी इंडिया जीती है। पता होनी चाहिए कश्मीर को लेकर लड़ाई कब हुई है, 1947 में। आ जाते हैं दूसरी लड़ाई के ऊपर, जो कब हुई है, 1965 में। अब ये जो लड़ाई हुई है, ये हुई है पानी को लेके। किसके पानी को लेके, नदी के पानी को लेके। होमवर्क तुम लोग अभी जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो 1965 में नदी के पानी को लेकर लड़ाई हुई है वो कौन सी नदी थी, जल्दी लिखो। तो देखो इस लड़ाई में भी इंडिया जीत जाती है, कोई दूसरी बात ही नहीं है कि इंडिया हारने वाली। इंडिया बड़ी पावरफुल है, पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो है, तो इंडिया इस लड़ाई में भी जीत जाती है। लेकिन इस लड़ाई के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जिसको बोलते हैं ताशकेंट एग्रीमेंट। अब ये ताशकेंट एग्रीमेंट तुमसे पूछा जाएगा कि ये है क्या। ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ था 1965 में, जो पानी को लेकर लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में। ये 1966 में साइन करा गया है। इंडिया के उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने साइन करा, और उधर से वहां के आयूब खान ने साइन करा है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1971। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा तो अलग से पूछा जाएगा कि बांग्लादेश को लेके इंडिया और पाकिस्तान की क्या लड़ाई थी। तो देखो हमारे पास जो पाकिस्तान थे ना, आजादी के बाद 1947 में दो पाकिस्तान बने। एक था हमारा इस साइड सीधे हाथ उल्टे हाथ को, और एक इधर सीधे हाथ को, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये सीधा और ये उल्टा, ठीक है। तो क्या बात थी, जो पाकिस्तान था ना वो अपने दोनों हिस्से को एक साथ नहीं चला पा रहा था, ठीक है। मैं बना के दिखा देता हूं तुमको कि ये दोनों हिस्सों को अपने एक साथ नहीं चला पा रहा था। जैसे ये बन गया मेरा इंडिया, तो एक पाकिस्तान मेरा इधर है और एक पाकिस्तान इधर था, ठीक है। इधर नहीं, सॉरी, ये इस हाथ के नीचे है, ठीक है। मारकर चल नहीं रहा, बट समझ जाना, ठीक है। देखो क्या बात थी कि जो दूसरा वाला पाकिस्तान था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, वो पाकिस्तान बोल रहा था कि भाई वेस्ट पाकिस्तान वालों, ये वाले पाकिस्तान वालों, मुझे करो आजाद। किस वाले को, इस वाले को।
अब पाकिस्तान जो था वेस्ट वाला, वो इसको आजाद नहीं करना चाहता था, लेकिन इंडिया वाले कूद गए, इनको बनना था भाई बड़ा भाई। इन्होंने बोला ईस्ट पाकिस्तान चलो मैं तुम्हारी करूंगा क्या, मदद। अब ये मदद करने घुसा। अब भाई वेस्ट पाकिस्तान को ये चीज अच्छी नहीं लगी, इसकी और उसकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई में वापस से कौन जीत गया, हमारा इंडिया। और इंडिया की लड़ाई हुई, इंडिया ने लड़ाई जीती, बट फायदा किसका हुआ, बांग्लादेश का। मतलब ईस्ट पाकिस्तान अब एक नया देश बन गया, जिस देश का नाम क्या रखा गया है, बांग्लादेश। अब इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करा गया है, कब, इसके ठीक एक साल बाद 1972 में। इसको बोला जाता है शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि ये साइन कहां करा गया है, शिमला में करा गया, ठंडे माहौल में। इसको साइन करा था हमारी इंदिरा गांधी ने, और वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसको एग्रीमेंट को क्या करा है, साइन करा है। उसके बाद आ जाते हैं 1999, रिसेंट की जो लड़ाई हुई है, सबसे बड़ी लड़ाई, जिसको बोला जाता है कारगिल की लड़ाई। अब कारगिल की लड़ाई तो ऐसी हुई थी भाई, इंडिया वाले घर में जाके मार के आए थे, किसको, पाकिस्तान वालों को। ठीक है, क्या हुआ था, कारगिल वालों ने ना, सॉरी पाकिस्तान वालों ने इनफिल्ट्रेशन करा था। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं किसी दूसरे देश के शहरों में जाके वहां पे लड़ाई जैसे चीजों को क्या करूं, शुरुआत करवाऊं, दंगे करवाना। इन्होंने दंगे करवाने चालू कर दिए थे कश्मीर के अंदर। कश्मीर के युवाओं का ब्रेन वॉश करा कि तुमको अपने कश्मीर को क्या करना है, अलग करना है। अब उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनका दिमाग बड़ा सही था भाई। उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं आराम कर रहा हूं तो मेरे को आराम से बैठे रहने दो, अगर तुम मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ क्या कर दूंगा, उखाड़ दूंगा। तो ये 1999 में पाकिस्तान वालों ने इनफिल्ट्रेशन करके इंडिया वालों की क्या कर दी, हालत खराब करने की कोशिश करी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत तगड़ा अभियान चालू करा है, जिस अभियान का नाम था विजय। विजय, कि हमको विजय करनी है अब किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। ये लड़ाई भी इंडिया बहुत अच्छे से जीता। इवन पाकिस्तान के शहरों तक को इंडिया वालों ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। बट इंडिया की ऐसी फितरत नहीं थी कि वो राज करे, तो इंडिया वालों ने एक एग्रीमेंट साइन करा 1999 में, जिसको साइन करा गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा और उधर से नवाज शरीफ द्वारा। और यहां पे इंडिया की 1999 की लड़ाई खत्म हुई। इंडिया ने अपने सैनिकों को पाकिस्तान से बुलाया, वो इंडिया में रहने लगे, पाकिस्तान वाले वहां पे रहने लगे। तब से इंडिया और पाकिस्तान की कोई फुल फ्लेज लड़ाई नहीं हुई है, छोटे मोटे नोकझोंक होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देख लिया। अब देखो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तुमको मैंने करवा दी है। दो चीजें मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसको मैं करवाना जरूरी नहीं समझता, बट फिर भी छोड़ना नहीं है, तुम लोग कर लेना। एक, इंडिया और भूटान के क्या रिश्ते थे, अगर आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, बहुत छोटा सा है, वैसे नहीं आने वाला। और तीसरा, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी। ठीक है, इंडिया ने परमाणु हथियार किस तरीके से बनाया, किस मुश्किलों से बनाया, तो वो तुमको ये वाला टॉपिक होमवर्क में करना है, और इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। और यहाँ पे तुम लोग का चैप्टर, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो 15-17 मिनट के अंदर भी शायद से ही खत्म हुआ होगा, इससे पहले ही खत्म कर दिया गया होगा। उसको पढ़ो, रिवाइज करो, और इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में खत्म करो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और हंसते रहो। मिलते हैं, चलो बाय।